Hello dear student. The rate of reaction. Factor affecting the rate of reaction. कल जैसा कि हम लोग चर्चा किए थे टेम्परेचर के बारे में, और टेम्परेचर के बारे में हमने आपको इंफॉर्मेशन दिया था, ठीक है। टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कल हुआ था। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में हमने क्या क्या बताया था आपको, देखिए। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में हमने आपको ये बताया था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है टेम्परेचर। रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। हमने क्या बताया था, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो रिएक्टेंट की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वो बढ़ेगी। रिएक्टेंट की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उनके जो कोलिजन करने की संभावना है वो भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, यानी कोलिजन भी बढ़ेगा। और जब कोलिजन ज्यादा होता है तो प्रोडक्ट बनने की संभावना ज्यादा होती है, और जब प्रोडक्ट बनने की संभावना ज्यादा होगी तो रिएक्शन का रेट भी क्या होगा, वो भी ज्यादा होगा। यहीं तक कल हमने आपसे चर्चा किया। कल की जो है बातें जो हुई थी यहीं तक हुआ था, आपने यहां तक इसको ऑब्जर्व किया, ठीक है। अगर हम लोग इसको ऑब्जर्व करें सीधे सीधे हम लोग ठीक है भाई, अगर इस चीज को हम लोग सीधे सीधे ऑब्जर्व करें तो हम लोग कह सकते हैं। अब नेक्स्ट इसके बाद है ये फैक्टर हुआ, उसके बाद है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, देखिए रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो भी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे, आपने ऑब्जर्व क्या किया है, देखिए रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जितना ज्यादा रिएक्टेंट का अमाउंट होगा रिएक्शन होने की संभावना उतनी ज्यादा होगी, यानी प्रोडक्ट बनने की संभावना उतनी ज्यादा होगी, प्रोडक्ट उतने ज्यादा बने। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, आपको आइडिया भी हो जाएगा, बहुत सिंपल चीज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या कहा, देखिए फॉर एग्जांपल देखिए बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ वुड कॉमन एग्जांपल है इसका, ठीक। आपने ए पीस ऑफ वुड लिया, पीस ऑफ वुड लिया और इसमें 80% एयर है, 80% एयर, और आपने पीस ऑफ वुड लिया, यहां 20% एयर। अब आप दोनों को देखिए, दोनों में बर्न करने की प्रोबेबिलिटी किसमें ज्यादा हो, कहा जाता है ना, जहां कंसंट्रेशन एयर की, एयर सपोर्ट फॉर कंबस्टन प्रोसेस, एयर जो है वो जलने में सहायक होता है, ठीक, जलने में सहायक होता है। तो एयर की कंसंट्रेशन यहाँ 80% है, एयर की कंसंट्रेशन यहाँ 20% है। तो एयर ज्यादा है तो यहाँ लकड़ी का जो टुकड़ा है वो तेजी से जलेगा। जैसे आपने एग्जाम्पल किया होगा, एक मोमबत्ती जला कर रखते हैं, उसके ऊपर अगर गिलास कवर कर देते, गिलास से ढक देते तो मोमबत्ती बुझ जाती है। क्यों? क्योंकि वहां ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी यानी एयर में ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन की कमी कंबस्टन प्रोसेस को स्लो करता है, ऑक्सीजन की कमी कंबस्टन प्रोसेस को स्लो करता है। तो पीस ऑफ वुड प्लस 80% एयर, पीस ऑफ वुड प्लस 20% एयर, तो ये क्या होगा, बर्न्स क्विकली, ये तेजी से जलेगा, बर्न्स क्विकली, और ये स्लोली, ये बर्न स्लोली, ये स्लो बर्न करेगा और ये क्विक बर्न करेगा। तो इसका मतलब है इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, लो होगा, और इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, हाई। इसका रेट ऑफ रिएक्शन लो होगा और इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, हाई होगा। कल हमने यहां तक चर्चा किया था, आपने इसको इसके आगे ही आए थे, कर लीजिए। जब डालेंगे
गर्मी गर्मी लगी रही है, वहाँ बैठो ना, उधर बैठो, जाओ वहाँ बैठो, कम हो गया। तो ये कुछ फैक्टर थे जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा एक और फैक्टर है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, उसको भी देख लेते हैं। तो फिर ये जो है आपका कैटलिस्ट वर्ड सुना होगा। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो किसी भी रिएक्शन मिक्सचर में ऐड करने पर उस रिएक्शन की एक्टिविटी को क्या करता है? बढ़ा देता है, या कहिए उस रिएक्शन के प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी को बढ़ा देता है। तो पहले कैटलिस्ट जान लीजिए क्या होता है। फॉरेन मटेरियल होता है, फॉरेन मटेरियल होता है। कैटलिस्ट जो है फॉरेन मटेरियल होता है और ये करता क्या है? इनिशिएट द रेट ऑफ रिएक्शन, इनिशिएट द रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन को इनिशिएट करता है। ठीक, यानी कैटलिस्ट करता क्या है? रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है। इट इंक्रीजेस rate of reaction by acquiring alternative path have low activation energy, लो एक्टिवेशन एनर्जी। यानी हमने क्या कहा? ये रेट ऑफ रिएक्शन को जो है क्या करेगा? बढ़ाएगा। कैसे? एक्टिवेशन एनर्जी को घटा करके। हम आपको दिखाते हैं एक डायग्राम्स के थ्रू और उसे समझने का प्रयास करिए। जैसे देखिए एक रिएक्शन कोई हो रहा है, ये एनर्जी है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ये एनर्जी है और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ठीक, अब आप देखिए, मान लीजिए ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट मान लिया हमने यहीं पे है, तो ये रिएक्टेंट है R और ये क्या है P। ठीक, ये रिएक्टेंट की एनर्जी हो गई, यानी ER हो गया, ये प्रोडक्ट की एनर्जी होनी है, यानी ये EP हो। अब अगर रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है, तो मान लीजिए ये रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है, तो एक स्टेज के बाद ये ऐसे आए, ऐसे ही तो आएगा ना। और ये आपका क्या हुआ? एनर्जी। तो ये एनर्जी जो होगा ये एक्टिवेशन एनर्जी, इसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। यानी जिस भी रिएक्टेंट की एनर्जी, ये रिएक्टेंट की एनर्जी है ना, जिस भी रिएक्टेंट की एनर्जी इस एनर्जी से ज्यादा होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट में। जिस भी रिएक्टेंट की एनर्जी इस एनर्जी से ज्यादा होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? प्रोडक्ट में। और जिनकी एनर्जी कम होगा वो इधर ही रुके रहेंगे। तो जब हम कैटलिस्ट, तो ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, इसे हम लोग EA से डिनोट करते हैं और इसे लिख देते हैं विदाउट कैटलिस्ट, WOC लिख देते हैं। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन विदाउट कैटलिस्ट लिख रहे हैं। अब हम कैटलिस्ट यूज करते हैं, तो कैटलिस्ट क्या करता है? एक अल्टरनेटिव पाथ को एक्वायर करता है। इसका भी एक्सप्लेनेशन आगे पढ़ा जाएगा, ठीक है? आगे है, ये अल्टरनेटिव पाथ को एक्वायर कर रहा है, दिख रहे हैं? ये हो गया। ये देखिए अब इसका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या हो गया? ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, यानी एक्टिवेशन एनर्जी है
ये एक्टिवेशन एनर्जी है, यानी EA विथ कैटलिस्ट, ये विथ कैटलिस्ट। और आपको मालूम है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो विथ कैटलिस्ट है, ये कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये लोअर होगा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन विदाउट कैटलिस्ट। और अगर ये सिचुएशन है तो रेट होगा क्या, रेट ऑफ रिएक्शन इसीलिए क्या हो जाता है, इंक्रीज करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। जब आप कैटलिस्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो रिएक्टेंट को, जैसे देखिए मान लीजिए कोई कैटलिस्ट रिएक्शन मिक्सचर में ऐड किया, रिएक्शन मिक्सचर में ऐड करने के बाद वो कैटलिस्ट के साथ इंटरमीडिएट कंपाउंड बना लेता है और उसको इस रास्ते से लेकर किसी दूसरे रास्ते से ले जाता है, जिसका एनर्जी बैरियर कम होता है। इसलिए ज्यादातर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। आप देखिए प्रोडक्ट बनने की संभावना कितनी बढ़ गई है, ये प्रोडक्ट बनने की संभावना इतनी बढ़ गई। अभी ये सब एक्सप्लेनेशन आगे पढ़ा जाएगा, वहां पे आपको बताएंगे कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं यहाँ पे। तो इतना प्रोडक्ट बढ़ जाएगा कब, जब आप कैटलिस्ट मिला दे रहे हैं तो अधिकतर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। बिना कैटलिस्ट के प्रोडक्ट ये बन रहा है और कैटलिस्ट की वजह से प्रोडक्ट इतना बन रहा है, यानी इतना प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन बढ़ गया। ये आपका जो है इंक्रीज कर रहा है किसके प्रेजेंस में, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में बढ़ रहा है। तो ये सीधा सीधा हम लोग ऑब्जर्व करें तो बस आप इतना ध्यान दीजिए कि जब हम कैटलिस्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो क्या करता है, वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। कैसे, बाय एक्वायरिंग अल्टरनेटिव पाथ हैव लो एक्टिवेशन एनर्जी। बस यही चीज इसका आंसर है कि अल्टरनेटिव पाथ को एक्वायर कर लेगा जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम होगी। एनर्जी डिफरेंस निकालते हैं ना, एनर्जी डिफरेंस देखो, डेल्टा ई बराबर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ना, तो डेल्टा ई बराबर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अगर डेल्टा ई की वैल्यू निगेटिव में आ गई तो वो होगा एक्सो, और डेल्टा ई की वैल्यू अगर पॉजिटिव में आ गई तो वो होगा एंडो। अब आप देख के बताओ क्या है, देख के बताओ, देख के क्या लग रहा है। अरे मेरे घोघा बसंतो, अरे मेरे मिट्टी के शेरो, अरे यार रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा नहीं है। ये देखो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ER इज ग्रेटर देन EP, तो क्या होगा एक्सोथर्मिक, यही तो हो रहा है। EP माइनस ER, डेल्टा ई की वैल्यू निगेटिव आएगी, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है ना, तो एक्सोथर्मिक है। एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात कर रहे हैं। देखिए हमने क्या कहा था आपसे, हमने आपसे पहले भी चर्चा किया है कि रिएक्शन का ही सारा केमिकल काइनेटिक्स में क्या खेला, रिएक्शन का। रिएक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो रिएक्शन भी एलिमेंट्री होता है और कॉम्प्लेक्स, ये सभी चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी। देखिए एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है, अगर कोई केमिकल रिएक्शन एक ही स्टेप में पूरा हो जाए, अगर कोई केमिकल रिएक्शन एक स्टेप में पूरा हो जाए तो उसे हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। ठीक, तो पहले आइए इसी पे देखते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब क्या हुआ। एलिमेंट्री रिएक्शन those reaction which complete in one step, ऐसे केमिकल रिएक्शन जो एक ही स्टेप में कंप्लीट होते हैं उसे एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। ठीक, जैसे देखिए H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस gives H2O लिक्विड, H2O लिक्विड।
ये दिया गया H2 गैस यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करेंगे तो H2 लिक्विड का फॉर्मेशन करेगा। तो एलिमेंट्री का मतलब समझ लीजिए, ऐसे रिएक्शन जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रहे हैं। तो हमें तो जब दिया जाएगा तभी हमें मालूम होगा कि ये एलिमेंट्री है कि नहीं। हम इस रिएक्शन को देख के नहीं कह सकते ये एलिमेंट्री रिएक्शन, हमें नहीं मालूम, हमें इस बात की नहीं जानते कि एक स्टेप में हो रहा है एक से अधिक स्टेप में। ठीक है, तो आप रिएक्शन देख करके कभी भी ये नहीं कह सकते हैं कि गिवन रिएक्शन आर एलिमेंट्री रिएक्शन। जो रिएक्शन आपको दिया गया वो एलिमेंट्री रिएक्शन है, इसको आप देख करके रिएक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक, तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं we cannot say that the given reaction is an elementary। गिवन रिएक्शन एलिमेंट्री है, इसकी इंफॉर्मेशन हम लोग देख करके नहीं कर सकते। ठीक, अगर एक स्टेप में दिखाई दे रहा है आपको, एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रहा, तभी हम लोग उसे एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब क्या हुआ? अगर कोई भी रिएक्शन एक से अधिक स्टेप में पूरा हो, कंप्लीट हो, तो उसे हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। दोज रिएक्शन which complete in more than one step, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन एक से अधिक स्टेप में कंप्लीट हो रहा तो उसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक हो गया भैया? तो आपको मालूम है जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उसका प्रत्येक स्टेप जो होगा वो एलिमेंट्री रिएक्शन होगा। ईच स्टेप ऑफ ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ईच स्टेप ऑफ ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन। कोई भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन अगर हो रहा है तो उसका जो प्रत्येक स्टेप होगा वो एलिमेंट्री होगा, ये ध्यान दीजिएगा, एलिमेंट्री कहलाएगा। जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं, देखिए H2, जैसे देखिए फॉर एग्जांपल H2 प्लस Cl2 in the presence of sunlight 2HCl, H2 गैस प्लस Cl2 गैस प्लस 2HCl गैस, ये हो गया। आपको कैसे मालूम है जानते हैं? अगर अभी आपको धीरे धीरे पढ़ेंगे, ये चेन रिएक्शन है। ये अभी बताया था फोटोकेमिकल रिएक्शन है, कल बताया था ना, फोटोकेमिकल रिएक्शन है। ये क्या है? फोटोकेमिकल रिएक्शन है। और जितने भी फोटोकेमिकल रिएक्शन होते हैं वो चेन रिएक्शन होते हैं। टेक्स प्लेस मोर देन वन स्टेप, टेक्स प्लेस मोर देन वन स्टेप। तो ये कैसा रिएक्शन हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहलाएगा।
चलिए, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात हम लोग कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में बहुत से स्टेप होंगे, आपने कहा मोर देन वन स्टेप होंगे। उन मोर देन वन स्टेप में कुछ स्टेप स्लो होंगे, कुछ स्टेप फास्ट होंगे। तो जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में आपके कुछ सम स्टेप फास्ट एंड स्लो आल्सो, स्लो होगा। आप ये ध्यान रखिएगा, जो स्लो स्टेप होता है, जो स्लो स्टेप होता है उसी को हम लोग कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो स्लो स्टेप होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जो बताएगा आपको रेट कितना है, रेट रिएक्शन का। तो स्लो स्टेप जो होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, जो ढेर सारे स्टेप होते हैं, उसमें जो स्लो स्टेप होता है वो रेट को डिटरमाइन करता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एक साइकिल बनाने वाली कंपनी है, ठीक। साइकिल में जो जो देखिए पहिया लगता है, कैंचा लगता है, और क्या लगता है, वो गद्दी लगती है, पैडल लगता है और हैंडल लगता है। जितने भी चीजें हैं, मान लीजिए हर पार्ट को वो 100 पर डे बनाता है, सिर्फ गद्दी को वो 50 बनाता है, ठीक है। गद्दी को वो 50 के 40 बनाता है, गद्दी को वो 40 बनाता है। तो एक दिन में वो साइकिल बनाने वाली कंपनी कितना साइकिल बना सकती है, मैक्सिमम 40। जो सबसे कम रहेगा तो वही तो रेट बता रहा है। तो कहने का मतलब जो रिएक्शन का स्लोएस्ट होगा, स्लोएस्ट स्टेप होगा, वो हमेशा क्या होगा, रेट डिटरमाइन करेगा, उस रिएक्शन का रेट। कहने का मतलब है साइकिल बनाने वाली कंपनी ने अगर मान लीजिए 200 पहिया बना दिया, 200 कैंचा बना दिया और 200 मेडगार्ड बना दिया और 200 जितना भी मैक्सिमम पार्ट होता सब 200, सिर्फ गद्दी को वो 40 बना रहा है। तो एक कंप्लीट साइकिल एक दिन में कितना बना सकता हूँ, मैक्सिमम 40। फिर गद्दी लगाकर ही कंप्लीट होगी, तो मैक्सिमम गद्दी एक दिन में कितनी बन रही है, 40। तो स्लोएस्ट सबसे कौन था, गद्दी बनाना। तो इसका मतलब है जो किसी भी रिएक्शन का जो स्लो स्टेप होगा वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। तो इसीलिए हम लोग इसे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। बात समझ में आया ना, कोई दिक्कत? क्योंकि अब आगे जो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं इन्हीं का एप्लीकेशन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और इनका। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। हटा रहे हैं इसको भाई, है? आइए फिर आगे चलते हैं और देखते हैं। अब इसी में हम लोग नेक्स्ट पार्ट लेकर चलेंगे और उसको समझने का प्रयास करिए। और वो कौन सा पार्ट है, लॉ ऑफ मास एक्शन। इसको 11 में भी पढ़ा है। अब ये ना कहना कि 11 में कौन से चैप्टर में पढ़ा है ये भी नहीं मालूम है। इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा है, लॉ ऑफ मास एक्शन के को जो है इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा है। और इसको किसने प्रपोज किया इसको भी बताया गया वहां पे। इसको प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था, गुलबर्ग एंड वागे। याद है ना, भागे नहीं वागे है, गुलबर्ग एंड, बहुत लोग कहते हैं गुल्डबर्ग भी लिखा जाता कहीं कहीं, ठीक है, एंड वागे। तो देख लीजिए गुल्डबर्ग है, गुलबर्ग है, हमारे पास गुल्डबर्ग है। गुल्डबर्ग एंड वागे ने जो है इसको प्रपोज किया था, प्रपोज्ड दिस। लॉ ऑफ मास एक्शन। और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, केमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट इस पे बेस्ड है। तो गुल्डबर्ग एंड वागे जी ने इसको प्रपोज किया था और इसमें स्टेटमेंट में क्या दिया था, क्या बताया था, इसको देखिए और समझने का प्रयास करिए। इन्होंने क्या कहा, तो सबसे पहली चीज को जानिए, ये वैलिड कहाँ होता है, वैलिड ओनली फॉर
एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ये वैलिड होता है, वैलिड ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ये वैलिड होता है, ये ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है भाई। एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए वैलिड होता है, यानी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए वैलिड नहीं हुआ, एलिमेंट्री रिएक्शन यानी एलिमेंट्री प्रोसेस के लिए। ठीक, एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल N1A N2B gives N3C N4D, ये है N1A, ठीक, N1A और B gives N3C और N4D, ये चीज जो है आपका है। अगर हम इसकी बात करें तो हम इसे क्या मान लें, इसे मान लें एलिमेंट्री। अगर एलिमेंट्री मान लेंगे तो इसका लॉ ऑफ मास एक्शन लिख सकते हैं, है? तो हम ये सपोज करके चलते हैं। चलिए आइए देखते हैं। इसे हमने मान लिया ये एलिमेंट्री प्रोसेस है, यही लिख दे रहे हैं, दिस इज एन एलिमेंट्री प्रोसेस। एलिमेंट्री प्रोसेस, ये एलिमेंट्री प्रोसेस है, ठीक। अब एलिमेंट्री है तो रेट लिख सकते हैं। रेट लिखने का सीधा सीधा क्या मतलब होगा, यहां पे देखिए, रेट बराबर, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखिए इसका रेट लिखेंगे, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या लिखेंगे, concentration of reactant, concentration of reactant, concentration of reactants raised to the power, raised to the power their stoichiometric coefficient, stoichiometric कोफिशिएंट, ये स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, यानी अब देखिए ये चीज आपको याद होना चाहिए भाई, ये चीज आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान दीजिएगा। इसी से हम रेट लिखने चल रहे हैं, आप देखिए आपको आइडिया हो जाएगा। अगर हम इसी से रेट लिखने का प्रयास करें तो देखिए क्या होगा, तो रेट लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसका लेना है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेना, ध्यान दीजिए, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या है, ए और बी, कंसंट्रेशन क्या है, ए और बी, तो यहां पे ले लिया ए और यहां पे ले लिया बी, ये ले लिया, और इसकी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहां जाएगी, पावर में, इसकी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट मतलब N1 और क्या है N2, इसको कहां लिखा देंगे, पावर में, N1 और N2, ये रेट हो गया इसका, ठीक है भाई, N1 और N2। अब आप देखिए प्रोपोर्शनल है, अगर प्रोपोर्शनल हटेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन आप क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट आएगा, यहां कांस्टेंट ले लिया और A की पावर हमने ले लिया N1 और B की पावर ले लिया N2। हो गया भाई, इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, देखिए ये जहां पे कंसंट्रेशन, ये इसे देखिए, पहले ये भी जान लीजिए, ये स्क्वायर ब्रैकेट को हम लोग क्या कहते हैं, इस स्क्वायर ब्रैकेट को क्या बोलते हैं, अरे क्या बोलते हैं मोलेलाल, एक्टिव मास या मोलर कंसंट्रेशन बोल रहे हैं, बोलो, दिल में बोलोगे तो कहां हम सुन पाएंगे,
दिल की आवाज अगर हमें पढ़ना आता तो हम पता नहीं क्या क्या कर दिए होते आज तक। मोलर कंसंट्रेशन या एक्टिव मास, एक्टिव मास, मोलर कंसंट्रेशन या एक्टिव मास इसे कहते हैं। और मोलर कंसंट्रेशन को हम लोग लिखते क्या है, मोल पर लीटर, इसमें लिखते हैं मोल पर लीटर, ये इस तरह से लिखते हैं, ठीक है ना, मोल पर लीटर। तो इसे क्या पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ए, इसे पढ़ेंगे कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए। और इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, यही तो है ना, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। अब इसी देखिए तो आपको यही तो लिखना है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर रियल स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जो इसकी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट रहेगी रिएक्टेंट की पावर में चली जाएगी। तो N1 N2 था स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, वो पावर में चली जाती है। हो गया भैया? और बातें देखिए, के यहाँ पे आया, एक टर्म आया के ना, के को हम लोग क्या कहते हैं, के को हम लोग कहते हैं रेट कांस्टेंट। के को हम लोग क्या कहते हैं, रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट भी इसको कहते हैं भाई, ठीक है। रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट भी इसे कहते हैं। वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक, या इसे स्पीड कांस्टेंट भी कहते हैं। या प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, या प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी इसको बोल सकते हैं, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। रेट कांस्टेंट बोल सकते हैं, स्पीड कांस्टेंट बोल सकते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, या प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और के की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ किस बात पे डिपेंड करती है, ओनली ऑन टेम्परेचर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सीधे सीधे एक बात जान लीजिए, के की वैल्यू इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। कोई भी कांस्टेंट जो है टेम्परेचर के जो है हिसाब से चेंज होता है भाई, ये ध्यान रखिएगा। तो के की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। अब अगर हम के को डिफाइन करना चाहें, अगर हम के को डिफाइन करना चाहें तो डिफाइन कैसे करेंगे, इसको समझिए। तो हम इधर की चीजों को हटा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसको देखिए, अगर हम इसी को देखें तो रेट बराबर, हाँ एक चीज और इसको लिख दे तब आगे चलिए। इस इक्वेशन को देखिए, ये पूरा इक्वेशन जो बना इसे हम लोग कहते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। एक बार ये भी सुन लीजिएगा, रेट लॉ एक्सप्रेशन कहते हैं, इसकी जरूरत आगे पड़ेगी भाई। रेट लॉ एक्सप्रेशन इसे कहते हैं। इस इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन कहते हैं भाई। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब अगर हम ले रहे हैं यहाँ पे रेट इज इक्वल टू के, ए की पावर n1, बी की पावर n2, ठीक। अगर हम के को डिफाइन करना चाहें, के को डिफाइन करना चाहें, कैसे डिफाइन कर सकते समझिएगा। देखिए, अगर हम ले लें इफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू क्या मान लें, यूनिटी। कंसंट्रेशन यूनिटी मान लीजिए, तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, के। तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं ना कि रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू
rate of reaction when molar concentration of each of reactant is unity। ये हो गया डेफिनेशन। ठीक है भाई, जितने भी रिएक्टेंट हैं अगर उनकी मोलर कंसंट्रेशन को आप यूनिटी मान लेंगे तो किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट होगा वो हमेशा रेट कांस्टेंट के बराबर होगा। ये सीधा सीधा डेफिनेशन है, इसमें आपको कुछ करना अलग से नहीं है। आप जो है सीधे सीधे इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आपको महसूस नहीं है। चले हो? तो यहाँ पे रेट ला दिखा दिया गया, रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन हो गई, ला ऑफ मास एक्शन के हिसाब से आपने एक्टिव मास के बारे में बता दिया। ये तमाम चीजें आप धीरे धीरे बता दें। एक चीज ये भी जान लीजिए, ये जो रेट ला है ये जो है एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी, आप ऐसे नहीं लिख सकते। रेट ला जो है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी है, यानी किसी भी रिएक्शन के लिए रेट ला आप एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं। अपने आप से आप रेट ला देख करके नहीं लिख सकते। तो एक लाइन इसको भी लिख लीजिए, ये आपके काम आएगा। रेट ला इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड डायरेक्ट रेट ला reaction cannot write direct rate law expression can't write। आप देखकर जैसे कह रहे हैं ना, एक N1 था तो N1 लिख दिया। जब आपको ये मालूम हो जाएगा एलिमेंट्री है तब लिख सकते हैं, जब आपको ये मालूम हो जाएगा एलिमेंट्री है तब आप लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको नहीं मालूम है तो आपको दिक्कत कहीं ना कहीं महसूस हो। इसी पे छोड़ दिया जाए। तो ठीक है, चलो ओके भैया। तो इसको लिख लिया, इसको मेरे लाल लिख लिया। और तेज कैसे लिख लिया? सही देखो, अभी बदला नहीं लिखे ना, इधर हटा दे। लिख लो यार जल्दी। तुम लोग तेज से, तुम लोग अक्सर बतियाते भी रहते हो, उसी में बतियाते रहते हो। लड़कियां देखो मुंह से आवाज नहीं करती, मतलब वो लोग तेज चलती भी हम देखते हैं, या तो वो लोग लिखने में तेज है भी। क्यों ऐसा है? हो उन्नति ऐसा है, पता नहीं, पहले लिख देती हो तो ये एक्टिविटी तो है, अच्छी बात है। ऐसे भी तेज है ना, दिमाग तेज काम कर रहा है, ठीक। चलिए तो जैसे देखिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, 2a plus 3b, 2a plus 3b gives 4c, ठीक। और ये कह रहा है कि इट नॉट एलिमेंट्री रिएक्शन, इट इज नॉट एलिमेंट्री, ये पहले ही बोल दिया इसको, ठीक। इट इज नॉट एलिमेंट्री रिएक्शन, तो इसका मतलब है रेट लॉ आप इसके लिए नहीं ले सकते। रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर सच रिएक्शन
कांट राइट। ऐसे रिएक्शन के लिए रेट ला आप लिख नहीं सकते, ठीक है भाई। तो ऐसे रिएक्शन के लिए रेट ला कैसे लिखेंगे? और सच रिएक्शन क्या लिखेंगे? देखो रेट बराबर के, ए की पावर कुछ रखना पड़ेगा ना। अब ए की पावर जरूरी तो है ना 2 लिखेंगे, तो ए की पावर हमने मान लिया क्या? x, और b की पावर क्या मान ले रहे हैं? y। कुछ भी मान लेंगे हम, a की पावर x मान लेंगे, b की पावर y। अब x और y क्या हो गया? अब इससे बोलेंगे क्या? x और y जो है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी हो गई है। इसका मतलब क्या हुआ? अरे भाई जब हम इस कोफिशिएंट को नहीं लिख सकते, कैसे नहीं लिख सकते? क्योंकि ये एलिमेंट्री नहीं है। अगर एलिमेंट्री होता तो a की पावर 2 होता, b की पावर कितनी होती? 3। लेकिन एलिमेंट्री नहीं है तो इसका रेट ला नहीं लिख पाएंगे। और जब रेट ला नहीं लिखेंगे तो अगर हमें लिखना हो तो हमें इसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली पता करना पड़ेगा। तो एक्सपेरिमेंटली पता करने के लिए हमें क्या मालूम चाहिए? रेट मालूम होना चाहिए, ए की कंसंट्रेशन, बी की कंसंट्रेशन, के मालूम होना चाहिए, तब हम एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। यानी हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे एक्स और वाई एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी हो गया। एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी हो गया, और ये रेट ला है। अब देखिए दूसरा रिएक्शन जिसको एलिमेंट्री मान के लिख दे रहे हैं। 3a प्लस 4b गिव्स 5b। ये हमने मान लिया एलिमेंट्री। ये कैसा रिएक्शन है? एलिमेंट्री रिएक्शन। इसका रेट ला लिख सकते हैं। इसका रेट ला कैसे लिखेंगे? देखो रेट बराबर के, ए की पावर 3, बी की पावर 4। ये हो गया आपका रेट ला। अब समझ में आया ना रेट ला कैसे लिख रहे हैं? यही चीज है। बातें समझ में आई ना मेरे लाल? तो इतनी बातों को डील कर लीजिए। तो आप इतनी बातों को डील कर लीजिए। बाकी की बातें जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखा जाएगा, आगे पढ़ा जाएगा। थैंक यू।